अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ना करे दोस्त ने वो काम किया है। बेचारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गिड़गिड़ाते रह गए, लेकिन फिर भी ट्रंप ने पोल पट्टी खोल दी। कहने लगे मैंने दोस्त मोदी को वोटिंग टर्नआउट बढ़ाने के लिए 21 मिलियन दिए हैं। And $21 million going to my friend Prime Minister Modi in India for voter turnout. जो धमकी देते थे कि 370 समाप्त करोगे, खून की नदियां बहेंगी, हम कहते थे यार कुछ नहीं होने वाला। लोग कहते थे राम मंदिर के मुद्दे पर अगर फैसला हुआ खून की नदियां बहेंगी। मैं कहता था देखो भाई कुछ एक मच्छर भी नहीं मरने वाला है, कुछ नहीं होगा। न्यायालय मेरिट के आधार पर फैसला करे, फैसले को लागू हम करेंगे। और किसी के माई के लाल पे हिम्मत है उत्तर प्रदेश में उपद्रव करके दिखा दे। आप कविता घोषणा करो ना, उस संपत्ति को निकालो पार्टी से और उसको एक बार यूपी भेज दीजिए, बाकी उपचार में अपने आप करवा लेंगे। जो व्यक्ति छत्रपति शिवाजी महाराज की परंपरा पर गौरव की अनुभूति करने की बजाय लज्जा महसूस कर रहा हो और औरंगजेब को अपना नायक मान रहा हो। उड़ीसा में एक महापुरुष हुए, बड़े सिद्ध महात्मा, परम पूज्य श्री अच्युतानंद बाबा जी। उनके द्वारा उड़िया भाषा में लिखी हुई यह पुस्तक है जिसका नाम है भविष्य मालिका। राजा चोर होगा, प्रजा का शोषण करेगा, छल करने वाले शासन करेंगे, पापी और असत्यवादी लोग धर्मात्मा कहे जाएंगे। सभी भेषधारी साधु संतों की संख्या बढ़ जाएगी, मतलब क्वांटिटी बढ़ जाएगी, क्वालिटी घट जाएगी। ये भी बात सही है। दोस्तों, 2024 से लेकर 2027 तक और उसके बाद किस प्रकार की रहस्यमयी भविष्यवाणियां इस भारत देश में सिद्ध होने वाली हैं, जिसकी वजह से भारत को इतना नुकसान पहुंचेगा जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। मानव जाति का 1/3 हिस्सा तो खत्म होगा ही, साथ ही भारत की अर्थव्यवस्था भी इतनी नीचे गिर जाएगी जिसकी वजह से चीन 13 देशों के साथ मिलकर भारत पर आक्रमण कर देगा। हम पंचसखाओं की उन प्राचीन काल की भविष्यवाणियों के विषय में चर्चा करने वाले हैं जिनको श्री अच्युतानंद महाराज जी ने चारों सखाओं के साथ मिलकर ताड़ के पत्तों पर लिखा। के खिलाफ है, नरेंद्र मोदी की तरह आतंकवाद और पाकिस्तान की आतंक नीति के खिलाफ है। पाकिस्तान के बारे में डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी कहा था, हम पाकिस्तान से निपटने के लिए भारत की मदद लेंगे। मुझे लगता है कि पाकिस्तान का इलाज भारत के पास है। आपके पास खबर है क्या अभी भी शेड्यूल्ड है ये प्रोग्राम? देखिए, विदेश मंत्रालय के अधिकारी बता रहे हैं कि अभी ये प्रोग्राम शेड्यूल्ड है और बहुत कम गुंजाइश है कि इसमें कोई फेरबदल होगा। उसका सबसे बड़ा मकसद यह है कि भारत का शुरू से एक स्टैंड है कि आतंकी हमलों का मुकाबला करने के लिए सारे देशों को एकजुट होकर रहना होगा और भारत चाहेगा कि ऐसे समय में वो यूरोपियन यूनियन को भी ये संदेश दे कि आतंकी घटना के हर किसी आतंकी घटना के खिलाफ भारत उनके साथ खड़ा है और ये उम्मीद यूरोपियन यूनियन के देशों से भी की जाती है। वही बात है, पेरिस हमले में हमने देखा कि पूरी दुनिया ने एकजुटता दिखाई थी। अब बारी ब्रसेल्स हमले की जी मनीष, आपको रोकना चाहिए, वक्त हमारे पास नहीं है। तस्वीरें आप देखते रहिए जो कि हम बता रहे थे कि एयरपोर्ट पर हमला हुआ है। ब्रसेल्स की हम दिखा रहे थे तस्वीरें जहां पर 11 लोगों की मौत की खबर है, 20 लोग घायल हुए हैं। अब आपको बताएंगे इस खबर में और क्या अपडेट्स आ रहे हैं लगातार हमारे पास, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद चलते हैं। 13 नवंबर, ये 13 नवंबर 2010 का वाकया है, लेकिन यहाँ पर मैंने लिखना भूल गया हूँ। शायद मुझे याद नहीं था कि 13 नवंबर 2010 है कि 11 है कि 12 है कि 13 है, तो शायद मुझे याद नहीं था, इसके लिए मैंने डेट नहीं लिखी, बस 13 नवंबर लिखा। लेकिन आगे का पूरा वाकया 13 फरवरी 2010, 24 फरवरी तो खैर वहाँ का है, 15-16 का भी जिक्र है, 2013 का भी जिक्र है, आगे 2013, 14, 15-16 का जिक्र है। इसलिए मेरे ख्याल से 2013 नवंबर 2010 या 13 नवंबर 2013, 14, 15, 16 तक का ये वाकया है। बहरहाल वाकया बयान करूंगा तो आप मालूम कर सकते हो कि ये कौन से साल में वाकया हुआ था।
साल का तारीख लिखना मैं भूल गया हूं, इसलिए माफ़ी चाहता हूं, खेद है मुझे, परेशानी है यार। तो 13 नवंबर को 2010 में या 2011 में या 2012, 13, 14 में, ये आपको पता करना है। 13 नवंबर को पेरिस में आतंकवादी हमला हुआ था। 13 नवंबर को पेरिस में आतंकवादी हमला हुआ था, जबकि उसके 2-4 दिन के बाद यूरोपियन यूनियन की मीटिंग होने वाली थी। मीटिंग थी, यहाँ पर मेरे कॉपी में लास्ट में जो लिखा था वो कट गया है, पूरा कॉपी नहीं आया है। मीटिंग थी, इतना लिखा था शायद। तो पेरिस में 13 नवंबर को आतंकवादी हमला हुआ, जबकि उसके 2-4 दिन के बाद यूरोपियन यूनियन की मीटिंग थी। और न्यूज़ में यह भी बताया था, इसमें मैं नहीं लिखा हूं, लेकिन शायद न्यूज़ में यह भी बताया था कि उस यूरोपियन यूनियन मीटिंग में मोदी जी भी जाने वाले थे। बहरहाल तो मैं आगे आगे कमेंट करूंगा, पहले मैं पढ़ के सुना दे रहा हूं। 13 फरवरी 2010 को पुणे में बता चुका हूं कि पुणे में धमाका हुआ। 2 फरवरी को हिंदुस्तान और पाकिस्तान की मीटिंग थाईलैंड में होने वाली थी। और 26/3/2015 या 26/3/2016 में 26/3/2016 में बेल्जियम के एयरपोर्ट पर भ्रम 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 हुआ। बेल्जियम यूरोप का कोई कंट्री है। 26/3/2015 में या 26/3/2016 में बेल्जियम के एयरपोर्ट पर भ्रम 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 हुआ एक, जबकि 30 तारीख को यूरोपियन यूनियन की मीटिंग थी, जिसमें मोदी जी भी जाने वाले थे। ये ब्रुसेल्स या ब्रुसेल्स शहर का नाम है, ब्रुसेल्स मेरी जुबान पे नहीं आ रहा। आपके पास खबर है क्या अभी भी शेड्यूल्ड है ये प्रोग्राम? देखिए, विदेश मंत्रालय के अधिकारी बता रहे हैं कि अभी ये प्रोग्राम शेड्यूल्ड है और बहुत कम गुंजाइश है कि इसमें कोई फेरबदल होगा। उसका सबसे बड़ा मकसद यह है कि भारत का शुरू से एक स्टैंड है कि आतंकी हमलों का मुकाबला करने के लिए सारे देशों को एकजुट होकर रहना होगा। और भारत चाहेगा कि ऐसे समय में वो यूरोपियन यूनियन को भी ये संदेश दे कि आतंकी घटना के हर किसी आतंकी घटना के खिलाफ भारत उनके साथ खड़ा है। और ये उम्मीद यूरोपियन यूनियन के देशों से भी की जाती है। वही बात है, पेरिस हमले में हमने देखा कि पूरी दुनिया ने एकजुटता दिखाई थी। अब बारी ब्रसेल्स हमले के जी मनीष, आपको रोकना चाहिए, वक्त हमारे पास नहीं है। तस्वीरें आप देखते रहिए, जो कि हम बता रहे थे कि एयरपोर्ट पर हमला हुआ है। ब्रसेल्स की हम दिखा रहे थे तस्वीरें, जहां पर 11 लोगों की मौत की खबर है, 20 लोग घायल हुए हैं। अब आपको बताएंगे इस खबर में और क्या अपडेट्स आ रहे हैं लगातार हमारे पास, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। तो नाम नहीं आता, पर यह न्यूज मैंने अपने मोबाइल से टीवी पर रिकॉर्ड कर लिया था। यह न्यूज टीवी पर रिकॉर्ड कर लिया था, मैं ये वीडियो में डाल दूंगा, आप देख लेना। लेकिन इसमें एक चीज़ और भी है। ब्रुसेल्स में, बेल्जियम में जो एयरपोर्ट पे धमाका हुआ था, उसमें नारा लगाया गया था, नारे तकबीर, अल्लाह अकबर या मुजाहिद जिंदाबाद या कुछ ऐसे नारे लगाए गए थे जो इस्लामिक थे। बावाज बुलंद एयरपोर्ट पर जब धमाका हुआ, उसके बाद ये न्यूज़ में भी बताया गया न्यूज़ में भी बताया गया। और न्यूज़ में मैंने वो आवाज़ सुना। काफ़ी दिन मुझे वो लफ्ज़ याद था, लेकिन थोड़े दिन के बाद वो जहन से उतर गया कि नारे तकबीर अल्लाह अकबर था या जहाद जिंदाबाद, ऐसा कुछ उसने नारा लगाया था। मतलब ये साबित किया गया था, साबित करने के लिए, दिखाने के लिए कि ये जो धमाका हुआ वो किसी मुसलमान ने किया है तो जब मैंने मोबाइल से वीडियो दिखाया, वीडियो लिया, उसको कॉपी करने के लिए वीडियो लिया, बनाया, तो वो जो न्यूज़ पर टीवी पर दिखा रहा था, उसमें साइड में हिंदी में लिख कर आ रहा था कि अरबी में कुछ बोला गया है, अरबी भाषा में का कुछ इस्तेमाल किया गया, वो लिखा है। आज भी जो मेरे पास जो न्यूज़ है मेरे पास, उसमें आप देखेंगे यहाँ राइट साइड में, आपके लेफ्ट साइड के कॉर्नर में, तो वो हिंदी में लिखा हुआ पाएंगे आप कि कुछ लफ्ज़ अरबी में इस्तेमाल किया गया है, जिससे ये साबित होता है कि धमाका करने वाला कोई मुसलमान था। मुसलमान अपनी पहचान बता रहा है वहाँ पर। इस बारे में मैं आगे कमेंट करूँगा। बहरहाल ये वीडियो भी मैं आपको डाल दूँगा, आप वीडियो देख लेना। तमाम इंटेलिजेंट और तमाम हिंदुस्तानी इन सब बातों पर गौर करना, ठीक है।
और बेल्जियम का हो गया। अभी 26/9/2013 जो बताया मैंने वो 16 का जिक्र है या 15 का जिक्र है। अभी मैं 26/9/2013 में 26/9/2013 में 3 पाकिस्तानी आतंकी सामा में सेना कैंप पर हमला किए, जबकि 29/9/2013 को अमेरिका में हिंदुस्तान और पाकिस्तान की बातचीत होने वाली थी। कम्युनिकेशन देखो। अभी बाद में मैं थोड़ा कमेंट करूंगा, मैं आपको बता दे रहा हूं। ये वाकया है 26/9/2013 में 26 सितंबर यानी 2013 में 3 पाकिस्तानी आतंकी सांबा में सेना कैंप पर हमला किया, जबकि 29/9/13 को अमेरिका में हिंदुस्तान और पाकिस्तान की बातचीत होने वाली थी। और ये न्यूज़ बड़े मैं गौर से देख रहा था, और इस न्यूज़ में हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री थे मनमोहन साहब जी, और मनमोहन साहब जी 2-3 दिन पहले से ही अमेरिका पहुंचे हुए थे। ये सब न्यूज़ में बता रहा था। तो जब ये सांबा में जो सेना कैंप में हमला हुआ, 3 पाकिस्तानी आतंकी ने हमला किया था, उस वक्त मनमोहन सिंह अमेरिका में ही मौजूद थे। तो सांबा में, और यही वाकया वो भी वाकया है जिस पर सुषमा स्वराज जी जो हमारे उस वक्त विदेश मंत्री थी, अगर आप लोगों को इंटेलिजेंट को कुछ याद होगा तो कुछ याद मत करते हो कि बस ऐसे ही हिंदुस्तान से तनख्वाह लेके खाते खुजाते बत्ती बुझाते सो जाते हो। मैंने कहा यही वाकया है वो। सुषमा स्वराज जी उस वक्त फॉरेन मिनिस्टर थी, और शायद, और आपने भी सुना होगा, तो सुषमा स्वराज जी से 3 दिन के बाद जिस फौजी जवान ने, जिस जनरल ने इन तीनों आतंकियों को हमला करते हुए देखा था, तो उसने कमेंट किया था कि ये आतंकवादी जो थे पाकिस्तानी फौजी ड्रेस में थे, पाकिस्तानी फौजी ड्रेस में थे। बाद में 3 दिन के बाद उस फौजी जवान ने अपने कमेंट को बदल दिया, कहा नहीं वो सादे ड्रेस में आतंकवादी थे, पाकिस्तानी फौजी जवान नहीं थे, पाकिस्तानी आतंकवादी थे जो सादे ड्रेस में थे। 3 दिन के बाद अपना कमेंट बदला। पहले बोला था कि ये पाकिस्तानी फौजी ड्रेस में थे, फौज के लोग थे, बाद में बोला नहीं वो सादे ड्रेस में थे। इस बात की चर्चा हिंदुस्तान की दिल्ली में विधानसभा में की गई थी, विधानसभा या राज्यसभा जो भी रहा हो, दिल्ली में, जिसमें सभी लोग बैठ के बात करते हैं और स्पीकर साहब बोलते हैं। अब उसको विधानसभा बोलते हो या क्या, कौन सी सभा बोलते हो, जो भी है, राज्यसभा। बहरहाल सुषमा स्वराज जी उसमें मौजूद थी। उन्होंने अपने ही फौजी जवान को फटकार लगाई कि तुम एक जिम्मेदार होकर के तुम 3 दिन के बाद कमेंट बदली कर रहे हो, ये शर्म की बात है, ऐसा दोबारा नहीं होना चाहिए। बहरहाल सुषमा स्वराज जी इसको फटकार लगाया और डांटा उसको कि तुम ऐसी गलती करते हो, हाँ नालायक कहेंगे। पहले कहते हो कि फौजी जवान थे, बाद में बोलते नहीं सादे ड्रेस में आतंकवादी थे। एक जिम्मेदार फौजी हिंदुस्तान का, वो देखने के बाद 3 दिन के बाद अपना कमेंट बदली करता है। बहरहाल ये वाकया आपको पता होगा, क्योंकि इसकी एक वजह होती है ना। अगर मैं फौजी जवान बोलूँगा कि पाकिस्तानी फ़ौज वाले आए थे और हमको कैंप में घुस के मार के गए, तो कितनी बेइज्जती होगी कि हमारे हिंदुस्तान के फौजी जवान क्या कर रहे थे। अरे फौजी जवान पाकिस्तान के अंदर घुस के आके कैंप में मार के चले गए तो बड़ी बेइज्जती होगी। मेरे ख्याल से कुछ ऐसा कुछ रहा होगा, तो उन्होंने कमेंट बदल दिया कि नहीं सादे ड्रेस में आतंकी थे। इल्ज़ाम पाकिस्तान पे ही लगे, लेकिन वो आतंकी रहे ताकि हिंदुस्तान के फौजी जवानों की बेइज्जती ना हो। नहीं तो मतलब ये होगा कि हिंदुस्तानी की फौजी जवान तुम क्या कर रहे थे, सो रहे थे क्या, वो अंदर आके तुमको कैंप में घुस के मार के चले गए। अब आतंकी रहेगा तो बोले भैया सादे ड्रेस में था, हमको क्या मालूम आतंकी है, हमको लगा कि ऐसे ही अपने आदमी कोई है, आ रहा है जा रहा है, और घुस के मार के चला गया। बहरहाल कुछ तो गड़बड़ है ना, समझो, सब बात को समझो। और सांबा में या
कैम्प में, अब सेना की बात आई तो सेना कैम्प में एक वाकया और हुआ था, वो वीडियो मेरे पास मौजूद है, उसकी तारीख मुझे नहीं पता, 2012 में या 2013 में। एक इमेज डाल दूंगा मैं, उसमें एक जनरल साहब हैं, जनरल बिशंबर साहब, आज तक के चैनल पर बैठकर उन्होंने एक कमेंट किया था। वो कमेंट छोटा सा मैं बयान करता हूं। बिशंबर साहब ने डिबेट में, अपने डिबेट के दौरान, आज तक के चैनल पर डिबेट के दौरान एक छोटा सा कमेंट किया था कि हिंदुस्तान पाकिस्तान का बॉर्डर 2012 में शांत था, लेकिन 2013 में उसको गर्म कर दिया गया, गर्म हो गया, ऐसा उन्होंने कमेंट किया था। मैं देख रहा था, सुन रहा था, पर मुझे यकीन है कि हाँ आप सही बोल रहे हो, क्योंकि मैं जानता हूँ ना, मैं हर बात पे गौर फिक्र कर रहा हूँ। मुझे मालूम है कि अब ये होने वाला है तो आगे क्या होगा। तो मैं अपने इंटेलिजेंट को बता रहा हूँ कि 2012 में थोड़ा शांत था, लेकिन 2013 में गर्म कर दिया गया, इसलिए कि 2013 में सीरिया को बर्बाद करना था, सीरिया में हमला करना था, सीरिया में ये सब जो हुआ उसको तबाह बर्बादी का प्लान था। इसीलिए बराक ओबामा ने और अंग्रेज़ों ने ये साजिश करके इंडिया पाकिस्तान का बॉर्डर गर्म कर दिया गया, ताकि हिंदुस्तान की फ़ौज बॉर्डर पे लग जाए, जिससे कि पाकिस्तान के पछवाड़े की हवा निकल जाए, फुस हो जाए, और पाकिस्तान अपनी फ़ौज को बॉर्डर पे लगाकर हिंदुस्तान के सामने खड़ा रहे, ताकि उसको इतनी फुर्सत ना मिले कि वो सीरिया में जाकर मुसलमानों की मदद कर सके, जो कि पाकिस्तान इससे पहले 1947 में, 46 में या 43 में, जो भी है, डेट सही नहीं मालूम, 47 में तो जब ईद के दिन इजराइल ने मिस्र पे, सीरिया पे और अरब पे पूरा हमला कर दिया था, 6 डे वार, जिसको वीडियो मेरे पास है, थोड़ा सा मैं डाल दूंगा अगर मैं याद रहा तो। उस 6 डे वार में पाकिस्तान गया था और इजराइल के औकात दिखाई दी, उसको ठिकाने लगाया था, बहुत मारा था इजराइल को। तो उस बाद में फिर जब इजराइल को मार पड़ने लगी तो फिर अमेरिका आ गया, ब्रिटेन आ गया, नेटो आ गया, सब उसके बाप लोग आ गए दौड़ के। फिर पाकिस्तान भी इतना कोई बड़ा मुल्क थोड़ी ना है कि वो अमेरिका से टकरा जाएगा। फिर सारे अरब को, पाकिस्तान को फिर समझौता करना पड़ा, पीछे हटना पड़ा। और सभी को मालूम है कि जितनी बार भी हमला किया इजराइल ने, आगे बढ़ बढ़ के ज़मीन कब्जा किया है और सब मुसलमानों को पीछे हटना पड़ा, क्योंकि इजराइल के पीछे उनका कई बाप है, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और यूरोप पूरा है। तो ये सब वाकया है कि जब सामा में आतंकी हमला हुआ तो बॉर्डर को गर्म किया गया। यहाँ बॉर्डर को मकसद था गर्म करना, क्योंकि एक तो वो अमेरिका में जो हिंदुस्तान पाकिस्तान की बातचीत होने वाली थी, वो कोई फैसला ना हो सके, वो जो कुछ फैसला हो, जो कुछ तय हो, वो सब अंग्रेज़ों के हित में जाए कि देखो भैया पाकिस्तान, तुम तो बहुत आतंक फैला रहे हो, देखो तुम्हारे फौजी जवान मिलिट्री कैम्प में घुस के, सेना कैम्प में घुस के मार रहे हैं। बाद में भले हिंदुस्तान ने बताया कि ये सादे ड्रेस में आतंकवादी थे, तो ऐसी बात घूम गई कि आपने आतंकियों को पैदा किया है, आप आतंकियों को पालते हो और आतंकी भेजकर सेना कैंप पे हमला करवाते हो। बातचीत में ये सब डिस्प्ले पे रहे, ये सब साजिश है, इस बात को समझने की ज़रूरत है। और उसके बाद मैंने अपनी राय रखी है कि क्या नहीं लगता कि हर बार बातचीत से पहले मामला गर्म किया जाता है, हर बार कोई ना कोई धमाका करके अपनी बात मनवाने के लिए। मैं ये समझाता हूँ कि अमेरिका, इजराइल अपना मकसद पूरा करने के लिए हिंदुस्तान को इस्तेमाल कर रहे हैं। जब भी अमेरिका को किसी मुस्लिम मुल्क पर हमला करना होगा, तब वह हिंदुस्तान पाकिस्तान के बॉर्डर को गर्म करेगा, जिससे कि पाकिस्तान मुस्लिम मुल्क की मदद न कर सके। और जब ऐसा मौका आएगा कि अमेरिका और चाइना का मामला गर्म होगा, तभी अमेरिका हिंदुस्तान को हुक्म देगा कि अब पाकिस्तान पर हमला करें, ताकि चाइना पाकिस्तान की मदद न कर सके। हिंदुस्तान अब तैयार है पाकिस्तान पर हमला के लिए, बस पहले चाइना घेरा जाए, पहले चाइना घेरा जाए। ये अभी इतना आपको इस वक्त बताना ज़रूरी है। तो
मेरे दोस्तों, थोड़ा सा रेस्ट लेता हूँ। कितना हो गया? 27 हो गया, बाप रे बाप। चलो ठीक है, इसको मैं 2 पार्ट में करूँगा क्योंकि ये ज़रा लंबा हो गया है। क्योंकि ईरान पर डायरेक्ट अमेरिका इजराइल हमला नहीं कर सकते। अगर वो करते हैं डायरेक्ट ईरान पर हमला, तो ईरान पहली फुर्सत में इजराइल का नामो निशान मिटा देगा। इतनी मिसाइल्स उसके पास, इतने हथियार हैं, और वो इजराइल भी जानता है, अमेरिका भी जानता है, ब्रिटेन फ्रांस सभी जानते हैं, ऑस्ट्रेलिया भी जानता है। इसीलिए डायरेक्ट ईरान पर हमला कोई नहीं करेगा। क्यों? इजराइल खत्म हो जाएगा, इजराइल को सेव करना है। इसलिए ईरान को हिंदुस्तान से मारा जाए, हिंदुस्तान को इस्तेमाल करके ईरान को मारा जाए, ताकि ईरान अगर कोई जवाबी कार्रवाई करे तो वो हिंदुस्तान में करे, इजराइल सेफ रहे। इसीलिए ईरान को मारने के लिए हिंदुस्तान को चुना गया है। इन लाशों को, गोश्त के टुकड़ों को देखकर तुम्हें गैरत क्यों नहीं आती? तुम कैसे सोते हो? तुम कैसे पीते हो? तुम कैसे खाते हो? तुम कैसे जिंदगी गुजारते हो? ऐ बेगैरतों, ऐ जर्नेलों, ऐ हुक्मरानों, तुम कब जागोगे? कब जागोगे? ऐ बेगैरत हुक्मरानों, इन लाशों को, गोश्त के टुकड़ों को देखकर तुम्हें गैरत क्यों नहीं आती? तुम कैसे सोते हो? तुम कैसे पीते हो? तुम कैसे खाते हो? तुम कैसे जिंदगी गुजारते हो? ऐ बेगैरतों, ऐ जर्नेलों, ऐ हुक्मरानों, तुम कब जागोगे? कब जागोगे? वो बेचारे फरियाद कर रहे हैं, बुला रहे हैं तुम्हें। कोई हाफिज कुरान आर्मी चीफ साहब, रसूलुल्लाह की उम्मत कट रही है, लोग उनके आज़ा के टुकड़े चादर में समेट रहे हैं। तुम अपने एटम बम और मिसाइलों के साथ तमाशा देख रहे हो। हमसे बर्दाश्त नहीं हो सकता, हम ये नहीं देख सकते, हम ये बर्दाश्त नहीं कर सकते। जुर्रत करो।